गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, BSc थर्ड ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है भारत में लौह इस्पात उत्पादन। भारत में लौह इस्पात उत्पादन की हम बात करेंगे। कौन कौन सी जो हमारी कंपनी है जो लौह इस्पात का उत्पादन करती है उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। बात करते हैं भारत में लौह इस्पात उत्पादन की। 1947 की अगर हम बात करें तो भारत में इस्पात उत्पादन का जो स्तर था बहुत कम था, जिसके कारण स्थानीय मांग की पूर्ति के लिए विश्व के अन्य देशों से हमें क्या करना पड़ता था, उसका आयात करना पड़ता था। क्योंकि जब देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय कह सकते हैं कि भारत में इस प्रकार की स्थितियाँ नहीं थी कि हम लौह इस्पात के उत्पादन में क्या रहें, आत्मनिर्भर रहें। तो उसमें हम क्या करते थे, अपने जो लौह इस्पात उत्पादन है उसके लिए, उसकी पूर्ति के लिए विदेशों से, अन्य देशों से हम क्या करते थे, उसका आयात करते थे। 1985-51 की बात करें, कुल उत्पादन का केवल 10 लाख टन था उस समय। अगर हम उत्पादन की बात करें, लौह इस्पात उत्पादन की बात करें तो उस टाइम 1985-51 की जब बात करें तो भारत में कुल जो इस्पात का उत्पादन था कितना था, 10 लाख टन था। लेकिन बढ़कर 2013-14 की अगर हम बात करें तो उस समय बढ़कर हमारे पास जो इस्पात उत्पादन हो गया था 815 लाख टन के करीब पहुंच गया था। 815 लाख टन 2013-14 में। उससे पहले की अगर हम बात करें 1947 के आसपास, 1950-51 की अगर हम बात करें उस समय हमारा मात्र 10 लाख टन हुआ करता था लौह इस्पात का उत्पादन। लेकिन 2013-14 में बढ़कर कितना हो गया, 815 लाख टन हो गया। कह सकते हैं कि भारत ने क्या किया, अपनी आवश्यकता का जो लौह इस्पात था उसको तैयार करना प्रारंभ कर दिया था। अब वह विदेशों पर इतना अधिक निर्भर नहीं था। दूसरी बात आती है कि सन 2013 की बात करते हैं। सन 2013 की बात करें, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद भारत का स्थान कौन सा था, चौथे नंबर पे। सबसे अधिक विश्व में जो लौह इस्पात उत्पादन करता है चीन है, सेकंड नंबर पे जापान है, थर्ड नंबर पे USA है और उसके बाद बात आती है भारत की। तो हम कह सकते हैं कि भारत लौह इस्पात उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान रखता है, चौथा स्थान रखता है। और जो कच्चा इस्पात का उत्पादन है उसमें भी भारत कौन सा स्थान रखता है, चौथा स्थान रखता है। लौह इस्पात कुल उत्पादन की अगर विश्व की हम बात करें, सबसे प्रथम पर है चीन, दूसरा जापान, तीसरा USA और चौथे नंबर पर किसका स्थान आता है, भारत का स्थान आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत का विश्व में चौथा स्थान है। और यही कारण है कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करें तो 2013-14 में भारत में इस्पात जो उत्पादन था, इस्पात उत्पादन की अगर बात करें भारत के इस्पात उत्पादन की तो 81.54 मिलियन टन रहा था। 2013-14 की अगर भारत में इस्पात उत्पादन की बात करें तो 81.54 मिलियन टन भारत में इस्पात का उत्पादन रहा था। यहीं और आगे अगर हम किसकी, ढलवा लोहे की, कच्चे इस्पात की बात करें तो 2013 के अनुसार चीन, जापान और USA के पश्चात भारत का जो कच्चा इस्पात है उसके उत्पादन में भी कौन सा स्थान है, भारत का चौथा स्थान है। कच्चे इस्पात के उत्पादन में भी भारत का चीन, जापान, USA के बाद कौन सा स्थान आता है, चौथा स्थान आता है। कह सकते हैं कि 2013 में लौह संयंत्र के उत्पादन में भारत क्या रहा, अग्रणीय रहा। 2013 की बात करें तो लौह इस्पात उत्पादन के मामले में जो लौह स्पंज है उसके उत्पादन में भारत क्या रहा, अग्रणीय रहा। और अगर वैश्विक उत्पादन की अगर हम बात करें तो 25% भारत क्या करता है, उसका उत्पादन करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, भारत में लौह अयस्क संयंत्रों का वितरण, कि कौन कौन से हमने संयंत्र लगा रखे हैं, उनका वितरण किस प्रकार से है। भारत में लौह इस्पात के औद्योगिकरण की अगर हम बात करें, स्थानीयकरण की बात करें तो कच्चा माल विशेष रूप से उसमें सहायक होता है। उद्योगों का स्थानीयकरण का सिद्धांत दिया गया था, जिसमें उद्योगों की जो स्थापना है कच्चे माल के स्रोत के समीप की जाती है ताकि जिस भी वस्तु का उत्पादन किया जाए उसमें अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो सके। तो भारत में लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण में जो कच्चा माल है अहम भूमिका निभाता है। कच्चे माल की अगर हम बात करें विशेष रूप से लोहा है, कोयला है, मैग्नीज है, चूना जो पत्थर है, कह सकते हैं कि लोहा, इन सभी चीज़ों का उत्पादन जो है वो पास के क्षेत्रों से किया जाता है। और झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिमी बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, ये सभी राज्य मुख्य हैं।
लौह इस्पात उत्पादन में इन सभी राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, या उद्योगों के स्थानीयकरण में इन सभी राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि लोहा, कोयला, मैग्नीज की बात करें उड़ीसा से, लोहेस की बात करें झारखंड से, तो इन सभी क्षेत्रों से आसानी से हमें ये सभी वस्तुएं, जो कच्चा माल है वो प्राप्त हो जाता है। दूसरी बात करें, यही कारण है कि लौह इस्पात संयंत्रों की स्थापना इन्हीं क्षेत्रों में की गई है। अगर जो भी वस्तु हमें, किसी वस्तु का निर्माण करने के लिए कच्ची सामग्री जो हमें चाहिए वह अगर आसानी से उपलब्ध है तो उद्योगों की स्थापना भी उन्हीं क्षेत्रों में की जाती है। तो यही कारण है कि इन्हीं क्षेत्रों में लौह इस्पात उद्योग संयंत्र की स्थापना की गई है। वर्तमान समय में भारत में लगभग जितने भी कारखाने हैं, सभी कारखाने हैं, एक को छोड़कर, कौन सा? जमशेदपुर को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र में संचालित हैं। जितने भी हमारे कारखाने हैं, एक जमशेदपुर को अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा जितने भी कारखाने हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र में संचालित हैं। सार्वजनिक क्षेत्र भारत सरकार की सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वह उनके देखरेख या संचालन का कार्य करती है, एक जमशेदपुर को छोड़ के। बात करते हैं उनकी कि कौन कौन से हमारे यहाँ संयंत्र लगे हुए हैं जिनमें कितनी मात्रा में लौह अयस्क का उत्पादन होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं इसको? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, क्या कहेंगे हम इसको? टिस्को। देखिए क्या होता है कि जैसे इसके नाम से ही पता चलता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, तो इसका निर्माण किसने किया? टाटा ने। टाटा जी, जमशेद जी टाटा, जमशेदपुर में। तो अगर इसके बारे में हम बात करें तो झारखंड के सेभूमि जिले में, कोलकाता से लगा सकते हैं हम 240 किलोमीटर दूर। देखिए जितने भी लौह इस्पात संयंत्र हैं मोस्टली हमारे बंदरगाहों के आसपास ही स्थित हैं। कारण क्या होता है, विदेशों में सामान भेजने के लिए, निर्यात के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? बंदरगाह की। तो कोलकाता से मात्र 240 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में नागपुर कोलकाता राजमार्ग पर स्थित है, रेल मार्ग पर स्थित है। जमशेदपुर में जमशेद जी टाटा ने 1907 में क्या की थी? टिस्को की स्थापना की थी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की थी 1907 में। जमशेद जी टाटा ने जमशेदपुर में, कहाँ है? झारखंड में। कलकत्ता से मात्र 240 किलोमीटर की दूरी पर जमशेद जी टाटा ने एक कंपनी की स्थापना की थी। कंपनी का नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, टाटा नाम से पता चलता है। जमशेदपुर में जमशेद जी टाटा ने इसकी स्थापना की थी। आगे बात करते हैं कि 2 नदियां हैं वहाँ, उन नदियों के संगम पर स्थित है। स्वर्णरेखा है और दूसरी जो नदी है वह है खरकई। स्वर्णरेखा और खरकई। अब देखिए कोई भी लौह इस्पात अगर संयंत्र की हम स्थापना करते हैं, लोहा, कोयला, कच्चा माल, चूना, पत्थर और मैग्नीज, जल, इन सभी, और बंदरगाह, सस्ते श्रमिक, इन सभी चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है। अगर ये चीज़ें हमें स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जाती हैं तो जो हमारी वस्तु का है वह कम कीमत पर तैयार हो जाती है। इसलिए उद्योगों का जो स्थानीयकरण नियम है वह यहाँ पर लागू होता है, क्योंकि जितनी भी वस्तुएं हैं वो आसानी से हमें उपलब्ध हो जाती हैं। भारत में इस अगर बात करें, स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम पर यह स्थित है। वर्तमान में यह कारखाना भारत का एकमात्र निजी क्षेत्र में स्थित लौह इस्पात कारखाना है। देखिए मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक जमशेदपुर को छोड़कर जितने भी हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र में है। तो हम कह सकते हैं कि कौन सा है? निजी क्षेत्र में एकमात्र लौह इस्पात संयंत्र जो निजी क्षेत्र में है, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो भारत का एकमात्र निजी क्षेत्र में संचालित लौह इस्पात संयंत्र जो इस्पात उत्पादन में भारत में दूसरा स्थान रखता है, जो इस्पात उत्पादन में भारत में दूसरा स्थान रखता है। अब बात आती है कि अगर वास्तविक हम इसकी बात करें कि इस कारखाने का जो वास्तविक प्रारंभ है वह इसकी स्थापना के साथ ही क्या हो गया था? प्रारंभ हो गया था। वर्तमान समय की आधुनिक तकनीक द्वारा संचालित भारत का प्रथम इस्पात संयंत्र है। देखिए जो हमारे इस्पात संयंत्र है प्राचीन पद्धति से भी चल रहे हैं, लेकिन अगर आधुनिक पद्धति की हम बात करें, आधुनिक टेक्नोलॉजी की हम बात करें, आधुनिक तकनीकी से संचालित भारत का प्रथम लौह इस्पात संयंत्र है। नाम क्या है? जमशेदपुर। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जमशेद जी टाटा ने 1907 में क्या की थी? इसकी स्थापना की थी। एकमात्र निजी क्षेत्र में स्थापित
एकमात्र निजी क्षेत्र में स्थापित। स्थापना कब की थी? 907 में। तो उसी समय से इसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था और भारत का प्रथम आधुनिक तकनीक से विकसित लौह इस्पात प्रथम कारखाना। बात करते हैं टिस्को ने 1908 में इसमें इस्पात तथा 1913 में ढलवे लोहे का क्या कर दिया? बनाना प्रारंभ कर दिया। देखिए जो इस्पात होते हैं उसमें अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे ढलवा लोहा है या इस्पात है। तो इस्पात बनाओगे या ढलवा लोहा बनाओगे, तो उन्होंने 1908 में तो इस्पात बनाना प्रारंभ कर दिया था और 1913 में ढलवा लोहा बनाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। रेल के डिब्बे, सलाखें, गाटर, स्लीपर, चादरें, सरिये, पत्तियाँ और गार्डर, इन सभी का निर्माण इन्होंने कर दिया था। जमशेद जी ने टिस्को जो संयंत्र की स्थापना की थी उसके लिए निम्न जो परिस्थितियां थी वो अनुकूल थी। कौन कौन सी थी? अब उसको कोयला कहाँ से मिला, पेट्रोल कोयला कहाँ से मिला, जल कहाँ से मिला, इन सभी चीज़ों की हम बात करेंगे। देखिए किसी भी अगर हम उद्योग की स्थापना करते हैं उसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे लोह इस्पात उद्योग संयंत्र की बात करते हैं, हमें कोयला चाहिएगा, लोहा चाहिएगा, मैग्नीज चाहिएगा, जल विद्युत बंदरगाह। तो कहाँ से हमें कौन सी चीज़ उपलब्ध हो रही है? कौन से संयंत्र के लिए? टिस्को संयंत्र के लिए। लौह अयस्क की बात करते हैं। सबसे पहले लौह इस्पात बना रहे हैं तो किसकी जरूरत पड़ेगी? कच्चे लोहे की, लौह अयस्क। लौह अयस्क हमें कहाँ मिलता है? झारखंड के नोवा मंडी से, झारखंड के नोवा मंडी से और गुरु महिसानी। उड़ीसा के मयूरभंज जिला है, उसमें गुरु महिसानी एक जगह का नाम है, खान है, वहाँ से लौह अयस्क आता है। किसके लिए? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के लिए। अब बात आती है कि मैग्नीज कहाँ से आता है? उड़ीसा के क्योंझर से मैग्नीज आता है। जल की प्राप्ति, देखिए दो नदियों के संगम पर स्थित है टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। कौन सी? स्वर्णरेखा और खरकई। तो उन्हीं नदियों से क्या है? उसको जल की प्राप्ति होती है। कोयले की बात करें, झरिया और बोकारो। कोयले की बात करते हैं तो कोयला कहाँ से मिलता है? झरिया और बोकारो की खानों से, बोकारो जगह से किसकी? कोयले की प्राप्ति हो जाती है। अब बात आती है बंदरगाह। बंदरगाह कौन सी है? कोलकाता बंदरगाह। मात्र कितनी? 240 किलोमीटर परिवहन की सुविधा उपलब्ध है हमारे पास। दूसरी उन्होंने कहा कि जमशेदपुर से रेल मार्ग और कोलकाता बंदरगाह मात्र 240 किलोमीटर की दूरी है। हम अपना सामान आसानी से टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में बनाएंगे और आसानी से उसको विदेशों में भेज सकते हैं। झारखंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, पर्याप्त मात्रा में श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं। अब किसी भी कारखाने में काम करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो झारखंड है, दूसरा वेस्ट बंगाल है, बिहार है, यूपी है, तो छत्तीसगढ़ है। इनसे हमें पर्याप्त मात्रा में श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं और औद्योगिक क्षेत्रों के कारण बाजार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह क्षेत्र पूरा संपन्न क्षेत्र है, इसलिए औद्योगिक क्षेत्रों के कारण यह जो क्षेत्र है इसमें अनेक प्रकार के उद्योगों की स्थापना की गई है। औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण हमें बाजार की सुविधाएं यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। यही कारण है कि इतनी सभी सुविधाएं प्राप्त होने के बावजूद जमशेदपुर का जो टिस्को कारखाना है भारत का मुख्य इस्पात संयंत्र बन गया है। निजी क्षेत्र का एकमात्र इस्पात संयंत्र, नाम क्या है? टिस्को। देखिए यहाँ जो टिस्को है इसका सफलतापूर्वक संचालन का एक मुख्य कारण यहाँ है आधुनिक टेक्नोलॉजी का इसमें प्रयोग किया गया है। दूसरा कारण है कि जितनी भी हमें आवश्यकता पड़ती है वो हमें स्थानीय रूप से वहाँ पर उपलब्ध हो जाती हैं। कोयले की बात करें, आसपास ही वहीं क्या है? कोयला पर्याप्त मात्रा में हमें मिल जाता है। मैग्नीज की बात करें, जल की बात करें, कोयला, लोहा अयस्क, जो सारी चीज़ें हैं वो हमें स्थानीय रूप से आसानी से मिल जाती हैं। और यही कारण है कि यह जो टिस्को जो संयंत्र है वह भारत का मुख्य इस्पात उत्पादक संयंत्र है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट किसकी? इसको, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, भारतीय लौह अयस्क कंपनी, इस्पात कंपनी बोल सकते हैं, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बोल सकते हैं। शॉर्ट में क्या कहेंगे? इसको। देखिए क्या होता है, जिस प्रकार से टिस्को था उसी प्रकार से इसको है। स्थापना हुई, 2-3 कंपनियां हुई, उनको मिलाकर क्या बनाया गया? इसको बनाया गया। अब जो टिस्को है, इसको है हमारे पास किस क्षेत्र का है? किस क्षेत्र में संचालित है? सार्वजनिक क्षेत्र में। 1870 ईस्वी में बंगाल आयरन वर्क्स स्थापित किया गया था। 1875 में कुल्टी में इस्पात
उत्पादन प्रारंभ किया गया था और इसके लिए वर्तमान झारखंड के सेय भूमि जिले में 1901 में प्रथम लौह अयस्क की खान का प्रारंभ किया गया था। उसके बाद सन 1918 में इसको की स्थापना की गई और देश का दूसरा इस्पात संयंत्र बर्नपुर में लगाया गया था। उसके बाद की अगर हम बात करें, इस समय जो परिवहन होता था बैलगाड़ियों के द्वारा होता था। प्रथम ब्लास्ट भट्टी बनाई थी 1922 में और 1924 में द्वितीय भट्टी को संचालित किया गया था। उसके बाद सन 1936 में इस संयंत्र को इसको में मिला लिया गया था। कौन सा संयंत्र स्थापित किया गया था? बर्नपुर। उसको किस में मिला लिया गया था? इसको में मिला लिया गया था। और इस समय यह जो संयंत्र था पिग आयरन जापान को निर्यात करता था, आयरन बनाता था, पिग आयरन बनाता था। पिग आयरन किसको आयात करता था, निर्यात करता था? जापान को। जापान आयात करता था, या हम कह सकते हैं कि जो इसको है वो क्या करता था? निर्यात करता था। 1952 में स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना हुई और इसके साथ ही इसका भी विलय किसमें हो गया? इसको में हो गया। वर्तमान समय में इसको के अंतर्गत 3 कारखाने हैं, कुल्टी, बर्नपुर और हीरापुर। वर्तमान समय में इसको के अंतर्गत 3 इस्पात कारखाने हैं। फर्स्ट है कुल्टी, सेकंड है कौन सा है? सेकंड बर्नपुर, और तीसरे की अगर हम बात करें, तीसरा कौन सा है? हीरापुरा। ये तीनों जो हैं किस में विलय हो गया? इन तीनों का इसको में। कुल्टी, बर्नपुर और हीरापुर तीनों किस में विलय हो गया? इसको में। और उससे पहले एक किसकी? स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी 1952 में, उसको भी किस में विलय कर दिया गया था? इसी इसको में उसको विलय कर दिया गया था। सन 1978 की अगर हम बात करें, सार्वजनिक कंपनी कौन सी? सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। कल बताया था ना, सेल की फुल फॉर्म याद रखनी है आपको, सही है? सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो सेल की स्थापना की गई थी, सेल का संचालन कर दिया गया था। और इसको जो कंपनी है उसका वास्तविक अगर गठन की बात करें, 1972 में सरकार ने अपने अधीन कर लिया था और इन तीनों संयंत्रों का प्रबंधन भी सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था। कुल्टी है, बर्नपुर है और हीरापुर है। सेल एक कंपनी की स्थापना की गई थी, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत ये जितने भी क्या थे? संयंत्र थे, इन सभी का जो कह सकते हैं संचालन वह सरकार के पास चला गया था। नेक्स्ट बात करते हैं 3 इस्पात संयंत्र जो हैं आसनसोल, तीनों जो इस्पात संयंत्र हैं आसनसोल और कोलकाता राजमार्ग पर स्थित, कोलकाता बंदरगाह से 227 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित हैं। हीरापुर में ढलवा लोहा बनता है, इस हीरापुर में ढलवा लोहा बनाया जाता है। हीरापुर में ढलवा लोहा बनाया जाता है, जबकि बर्नपुर में केवल इस्पात तैयार किया जाता है। अब पूछा जाए कि हीरापुर में किस प्रकार का लोहा बनाया जाता है? हीरापुर में ढलवा लोहा बनाया जाता है, जबकि बर्नपुर में इस्पात लोहा बनाया जाता है। और यही कारण था कि यहाँ पर जो लोहा इस्पात है उसके लिए जो निम्न परिस्थितियाँ थी वो बिल्कुल अनुकूल थी। कौन कौन सी थी? बात करते हैं। इसको की बात करते हैं हम। 3 संयंत्र इसके अकॉर्डिंग है। सेल जो इसका संचालन करती है, सरकार ने 1972 ईस्वी में क्या किया था? अगर इसको है, इसका वास्तविक अगर हम गठन माने 1972 में मानते हैं, क्योंकि उससे पहले अनेक कंपनियों का इसमें क्या हुआ था? संयंत्रों का इसमें विलय हुआ था। तो इसको के लिए जो अनुकूल दशाएं हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले कोयला बात करते हैं। स्थानीय क्षेत्र, स्थानीय आपूर्ति, उद्योगों के स्थानीयकरण। कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? रानीगंज और झरिया से। इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी को जो कोयला प्राप्त होता है, झरिया और रानीगंज की खानों से कोयला प्राप्त होता है। यह मात्र 125 किलोमीटर की दूरी पर है। ये झरिया और रानीगंज किससे? इसको से मात्र 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो हम कह सकते हैं कि इसको को आसानी से कोयला उपलब्ध हो जाता है रानीगंज और झरिया से। लोह अयस्क की बात करते हैं। लोह अयस्क की बात करते हैं। सेय भूमि, नोआ, गोवा, क्योंझर और मयूरभंज क्षेत्रों से लोहा प्राप्त हो जाता है। सेय भूमि, नोआ
इसकी गोवा की बात करें कहाँ, झारखंड में क्योंझर की बात करें, मयूरझर की बात करें कहाँ, इन सभी खानों से क्या हो जाता है, क्या प्राप्त होता है, हमें लौह अयस्क प्राप्त हो जाता है। जल कहाँ से प्राप्त होता है, एक नदी का नाम है दामोदर, दूसरी नदी का नाम है बराकर। ये जो नदियाँ हैं इनसे स्वच्छ जल प्राप्त हो जाता है, स्वच्छ जल तथा पर्याप्त जल दामोदर नदी से और तथा बराकर नदी से इसको संयंत्र को जल की उपलब्धि हो जाती है। और मैग्नीज की बात करें, उड़ीसा में एक जगह का नाम है चाईबासा, जहाँ से इसको कंपनी को क्या प्राप्त हो जाता है, मैग्नीज की प्राप्ति हो जाती है। चूना वीर मित्रपुर से प्राप्त हो जाता है तथा सेय भूमि से पत्थर की आपूर्ति हो जाती है। अब बात करते हैं कि हीरापुरा में ढलवा लोहा बनता है, बर्नपुर में इस्पात बनाया जाता है। और कह सकते हैं कि हीरापुर में जो क्या बनाते हैं, हीरापुर में ढलवा लोहा, हीरापुर में जो ढलवा लोहा बनाते हैं उसको कुल्टी संयंत्र को भेज देते हैं। यहाँ जो इस क्या बनता है, ढलवा लोहा बनता है, उसको हम कहाँ भेज देते हैं, इस कुल्टी संयंत्र में भेज देते हैं, जिससे इस्पात का निर्माण किया जाता है। पहले ढलवा लोहा तैयार होता है, उसके बाद उससे इस्पात तैयार किया जाता है। बर्नपुर जो संयंत्र है कुल्टी से प्राप्त इस्पात से लौह अयस्क की अन्य वस्तुएं बनाता है। अब यहाँ से लौह इस्पात लेगा कौन लेगा, बर्नपुर लेगा, और वो क्या करेगा, उससे विभिन्न प्रकार की लोहे की वस्तुएं बना देता है। देखिए हीरापुर ढलवा लोहा बनाता है, ये ढलवा लोहा कहाँ जाता है, कुल्टी में। अब जो इस्पात आता है उससे किसको भेजेगा, वो बर्नपुर को, बर्नपुर को, और बर्नपुर क्या करता है, उससे लोहे की विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाता है। इसका काम वस्तुएं बनाना नहीं है, हीरापुर सिर्फ ढलवा लोहा बनाएगा, कुल्टी क्या करेगा, उस ढलवा लोहे को इस्पात में परिवर्तित करेगा, और बर्नपुर क्या करेगा, वहाँ जो इस्पात तैयार होता है, इस्पात भी तैयार करता है और उस इस्पात से अन्य वस्तुओं का भी उत्पादन करता है। तीनों कारखानों में उत्पादन कार्य का विभाजन कर दिया गया है, सबके अलग अलग कार्य हैं। ये ढलवा लोहा बनाएगा, ये इस्पात बनाएगा, और यह इस्पात से वह वस्तुएं बनाएगा। इसलिए तीनों के जो कार्य हैं उन सभी कार्यों का विभाजन इसमें कर दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ब्लैक बोर्ड एक बार साफ कर दूँ। इसको बहुत सारी कंपनियों की विलय के माध्यम से लास्ट में 3 कारखाने इसके अंतर्गत आए हैं, बर्नपुर, कुल्टी, बर्नपुर और हीरापुर। हीरापुर है ढलवा लोहा बनाता है, ढलवा लोहा कहाँ जाता है, कुल्टी में जाता है, कुल्टी इस्पात बनाता है, इस्पात कहाँ जाता है, बर्नपुर में जाता है, और बर्नपुर में इस्पात से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। कह सकते हैं कि तीनों जितने भी हमारे संयंत्र हैं उन सभी के अलग अलग कार्य हैं। लोहा कोयला कहाँ कहाँ से मिलता है, अब दामोदर नदी इसके पास में है, तो जल कहाँ से मिलेगा, इसको को दामोदर नदी से जल की पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धि हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं देखिए क्या होता है, आपके जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि जैसे टिस्को है, क्वेश्चन देखिए किस टाइप के पूछे जाते हैं कि टिस्को है उसको लौह अयस्क की आपूर्ति कौन सी खानों से होती है। सही है, आपको पता होना चाहिए, अगर आपने पढ़ा है तो लौह अयस्क की आपूर्ति नोआ मंडी और गुरु महिसानी से। सही है, जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, सीधे सीधे प्रश्न कभी भी नहीं पूछे जाएंगे कि टिस्को है 1907 में जमशेदजी ने, टाटा ने क्या की थी, इसकी स्थापना की थी। ऐसे इजी प्रश्नों का प्रचलन बंद हो गया है, क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं कि टिस्को को जल कहाँ से प्राप्त होता है, टिस्को को मैग्नीज कहाँ से प्राप्त होता है, लौह अयस्क कौन सी खानों से प्राप्त होता है। तो जो क्वेश्चन है उसका प्रारूप बदल गया है, इसलिए अपने पढ़ने के प्रारूप में भी अंतर लेके आए हैं। सफलतापूर्वक ब्लैक बोर्ड साफ हो गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी। समझ गए, इसको हम बोलेंगे VISL, VISL, ठीक है, स्टील कंपनी। देखिए क्या होता है, यह VISL की अगर हम बात करें, कारखाना कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में। कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में।
अब कर्नाटक में एक जिले का नाम है, जिला कौन सा है? शिमोगा। जिला कौन सा है? शिमोगा। वहाँ पर क्या है? एक नदी है। नदी कौन सी है? भद्रावती। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कर्नाटक के शिमोगा जिले में भद्रावती नामक स्थान पर भद्रावती नदी के तट पर स्थापित की गई है। सही है। भद्रावती स्थान पर भद्रावती नदी के तट पर इसकी स्थापना की गई है। तो एक चीज़ तो सीधी सी बात आती है कि इस नदी को जल कहाँ से, इस स्टील संयंत्र को जल की उपलब्धि कहाँ से होती है? भद्रावती नदी से। इस संयंत्र को जल की उपलब्धि कहाँ से होती है? भद्रावती नदी से। देखिए, क्वेश्चनों को रटना नहीं है, जिस भी प्रकार की भौगोलिक स्थिति उसको आप देखें मैप के अकॉर्डिंग, फिर आपको अनुमान लगा सकते हैं कि कहाँ स्थित है। अब कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक को आपको पता है भद्रावती नदी है, तो जल की उपलब्धि कहाँ से होगी? भद्रावती नदी से। 1923 में अगर इसकी स्थापना की बात करें, वहाँ के मैसूर के जो तत्कालीन शासक थे उन्होंने अमेरिका की सहायता से इसकी स्थापना की थी। मैसूर का एक शासक था। 1923 में जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले की बात कर रहे हैं, उस समय शासक हुआ करते थे, मैसूर का शासक था। उसने अमेरिका की सहायता से, अमेरिकी कंपनी की सहायता से क्या की थी? 1923 में इसकी स्थापना की थी। और 1962 में सरकार ने इसे अपने स्वामित्व में ले लिया था। 1962 में किसके पास आ गई थी? सेल के पास। क्यों? क्योंकि सरकार ने 1962 में इसे अपने किस में ले लिया? स्वामित्व में। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कर्नाटक के शिमोगा जिले में भद्रावती नामक स्थान पर भद्रावती नदी के तट पर इसकी स्थापना की गई थी 1923 ईस्वी में। वहाँ के मैसूर, देखिए कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है उसमें मैसूर, आपने हिस्ट्री पढ़ी हो, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। तो वो दक्षिणी भारत की बात कर रहे हैं। तो जो मैसूर का शासक था उसने क्या किया था? एक अमेरिकी कंपनी की सहायता से इस जो संयंत्र है इसकी स्थापना की थी, लेकिन उस समय देश आज़ाद नहीं था। जैसे ही देश आज़ाद हुआ, सेल की स्थापना हुई, उसके बाद 1962 ईस्वी में सरकार ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। 1962 तक इस पर अन्य का अधिकार रहा, लेकिन 1962 में क्या हुआ? सरकार ने इसे अपने स्वामित्व में ले लिया, अपने नियंत्रण में ले लिया। और वर्तमान में इसे संचालित कौन कर रहा है? सेल। वर्तमान में इसे संचालित कौन कर रहा है? सेल। और यह जो कंपनी है इसके मुख्य कारण है जिसके कारण इस जो संयंत्र है इसकी स्थापना की गई है। आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार के जितने भी लौह इस्पात से संबंधित संयंत्र हैं उनका संचालन कौन करता है? सेल कंपनी करती है। तो वर्तमान समय में जो VISL है उसका जो संचालन है वो कौन कर रही है? सेल कंपनी कर रही है। अब बात करते हैं कि जो VISL है, विश्वेश्वरैया कंपनी आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी बात करते हैं। बात करते हैं कि इसको जल की प्राप्ति कहाँ से होती है? भद्रावती नदी से। मात्र जल की प्राप्ति कहाँ से होती है? भद्रावती समतल घाटी है, 13 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है। जल कहाँ से उपलब्ध होता है इसको? VISL को कहाँ से? भद्रावती नदी से। दूसरी बात करते हैं किसकी? लौह अयस्क की। दूसरा है लौह अयस्क। देखिए कर्नाटक में मैंने आपको एक पहाड़ियाँ बताई थी, कौन सी? बाबा बुदन की पहाड़ी। कहाँ? कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी। तो लोहा कहाँ से आएगा? बाबा बुदन की पहाड़ी से। कर्नाटक में एक पहाड़ी का नाम बताया था जहाँ से लोहा निकलता है, कौन सी? बाबा बुदन की पहाड़ी। तो इस संयंत्र को लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होगा? बाबा बुदन की पहाड़ी से। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर जो कोक कोयला है, एक कोयला में होता है कोक कोयला, उसकी यहाँ पर क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। अब कमी है कोक कोयले की, तो उसकी जगह हम क्या उपयोग करेंगे? लकड़ी। उसकी जगह किसका उपयोग किया जाता है? लकड़ी। तो हम बात करेंगे कि हम अब लकड़ी कहाँ से उपलब्ध होती है हमें, कि इस क्षेत्र में कोक कोयले की कमी पाई जाती है, जिसके स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। अब पास में ही वन क्षेत्र है, सुरक्षित वन क्षेत्र है शिमोगा में। अब वहाँ से क्या करते हैं हम? लकड़ी हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है और भारी मात्रा में, या कह सकते हैं कि पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर वन उपलब्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं विद्युत शक्ति की, बिजली की बात करते हैं।
नेक्स्ट किसकी बात करते हैं, बिजली की। महात्मा गांधी, यहाँ पर एक जल विद्युत संयंत्र है, महात्मा गांधी जल विद्युत संयंत्र है, और दूसरा है श्रावती नदी पर एक परियोजना है। सही है। यहाँ से क्या होती है, महात्मा गांधी विद्युत संयंत्र और श्रावती नदी पर जो परियोजना है वहाँ से किसको क्या प्राप्ति होती है, इसको विद्युत की प्राप्ति होती है। बिजली उद्योग के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, बिजली, वहाँ से इसको किसकी प्राप्ति हो जाती है, विद्युत की प्राप्ति हो जाती है। दूसरा देखो, श्रावती का आपने एक और सुना होगा, जोग प्रपात, कौन सी नदी पर बनता है, इसी श्रावती नदी पर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग गरसोप्पा जलप्रपात कौन सी नदी पर बनता है, इसी श्रावती नदी पे बनता है। ठीक है, किसकी आपूर्ति हो जाती है, विद्युत की आपूर्ति हो जाती है। आगे बात करते हैं कि चूना स्थानीय रूप से मिल जाता है, या हम बोल सकते हैं कि भांडी गुंडा की खानों से हमें क्या उपलब्ध हो जाता है, चूना पत्थर प्राप्त हो जाता है, डोलोमाइट है, क्रोमाइट है, मैग्नीज है, यह हमें स्थानीय रूप से शिमोगा, ये जो जिला है कर्नाटक का, उसी शिमोगा से हमें क्रोमाइट, डोलोमाइट और क्या मैग्नीज, ये हमें स्थानीय क्षेत्र शिमोगा से प्राप्त हो जाते हैं। अब क्या बचा हमारे पास, एक शिमोगा रेल मार्ग पर स्थित होने के कारण जो हमारा माल है उसको हम आसानी से बाजार तक पहुंचा सकते हैं। जो हमारा माल है उसको हम आसानी से कहाँ पहुंचा सकते हैं, बाजार की सुविधा है हमारे पास, बाजार तक हम उसको पहुंचा सकते हैं। ये था हमारी VISL विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसके अंतर्गत हमने बात की। जल की बात करेंगे, भद्रावती नदी पर स्थित है, तो जल कहाँ से उपलब्ध हो जाएगा, भद्रावती नदी से। और लौह अयस्क कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी है, श्रावती नदी से विद्युत उत्पादन सस्ते श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं, जो प्रपात इसी श्रावती नदी पर बना हुआ है। आज का क्वेश्चन सुनिए, निजी क्षेत्र में इस्पात जो संयंत्र है आप उसका नाम बताएंगे। भारत का एकमात्र इस्पात संयंत्र जो निजी क्षेत्र में स्थित है, नाम बताएंगे। दूसरा बताएंगे उस इस्पात संयंत्र की स्थापना किसने और कब की थी। थर्ड क्वेश्चन सुनिए, जो हमारा VISL है इसमें हमें लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन बताएंगे आप, एक क्वेश्चन और बताएंगे आप मुझे, किससे, इसको 3 कंपनियों को मिलाकर, 3 संयंत्रों को मिलाकर इसको की स्थापना की गई थी। तीनों संयंत्रों के नाम आप मुझे कमेंट करके आंसर देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी टॉपिक में नेक्स्ट 4 अपना जो अन्य संयंत्र है उनके साथ। धन्यवाद।